हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके विद अड्डा। आज का सेक्शन साइंस का लिया गया जिसके अंदर टॉप 35 क्वेश्चनों को लिया गया। अगर हम इनको फैक्ट के साथ करेंगे ना तब तो 150 प्लस क्वेश्चन करेंगे। वो भी आरआरबी एनटीपीसी 2016 और डी ग्रुप 2018 और राजस्थान पुलिस 2018 जितने भी साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं ना उन्हीं को लिया गया है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखें और आप वीडियो को पॉज करके देखें कि आप कितने अटेंड कर पा रहे हैं। जो मैंने पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन बताए थे उन्हीं में से आज कुछ से क्वेश्चनों को लिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन फर्स्ट नंबर की तरफ चलते हैं। क्या कहता है, ध्यान से पढ़े पहले क्वेश्चन को। क्या दे रखा है, यानी कि हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके, यानी कि हृदय का पहला प्रत्यारोपण या प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाए क्रिश्चियन क्रिश्चियन बर्नार्ड, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके फैक्ट की बात करते हैं। हार्ट, यानी कि हार्ट की बात करते हैं तो मानव के हृदय हृदय का सबसे पहले पूछा जाता है वेट, यानी कि इसका इसका वजन कितना होता है। तो कितना होता है, एक स्वस्थ मानव के वजन होता है, हृदय का वजन होता है 300 ग्राम। ठीक है, 300 ग्राम होता है। और इसका एक होता है आपके लिए ईसीजी, यानी कि ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, यानी कि ईसीजी का उपयोग पूछा जाता है किस में किया जाता है। तो हृदय में किया जाता है। एक दे देगा आपको ऑप्शन, मस्तिष्क दे देगा, हार्ट दे देगा। तो इसका क्या होगा, हार्ट, यानी कि हार्ट में ईसीजी का उपयोग किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं हृदय की। और हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ठीक है, और पूछा जाता है एक बार धड़कने के लिए हृदय को कितना समय लगता है। तो 0.8 सेकेंड का समय लगता है एक बार धड़कने के लिए। ठीक है, और हार्ट के अध्ययन, यानी कि इसका अध्ययन है, इसका अध्ययन किस में, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं अभी बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट तो सारी है लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या पूछा जाता है, यानी कि जो हमारा हृदय है इसका अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका जब भी कार्डियोलॉजी आ जाए ना, इसका अध्ययन कहलाता है कार्डियोलॉजी। ठीक है, जब भी कार्डियोलॉजी आ जाए तो आप समझ लेना हार्ट से संबंधित है। उसके बाद हृदय की बात करते हैं तो क्या अभी बता दिया, एक बार धड़कने के लिए 0.8 सेकेंड का समय लगता है, वजन 300 ग्राम होता है। उसके बाद इसका अध्ययन कार्डियोलॉजी में किया जाता है। पहला प्रतिस्थापन क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपन ऑप्शन नंबर ए की तरफ चलते हैं। क्या दे रखा है, विलियम हार्वे। तो आपको पता है 1628 में क्या कांड किया था इसने, पता होगा, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, पूछा जाता है। विलियम हार्वे ने की थी। कब की थी, 1628 में की थी। ठीक है, लुई पास्चर, ये कौन है, लुईस पास्चर आपको रेबीज के टीके की खोज की थी। ठीक है, ये बर्नार्ड हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और एक पूछा जाता है हार्ट के संबंध में, जराविक 7 क्या है। तो एक आंतरिक हृदय है। ठीक है, और मानव के, यानी कि मानव में पूछा जाता है कि कितने कोष्ठक होते हैं हृदय के। तो 4 कोष्ठक होते हैं, ये भी याद रखें। विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, विकास का सिद्धांत या विकासवाद का सिद्धांत पूछा जाता है तो किसने किया था, पता होगा। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है बट बार बार पूछा जाता है। तो ये क्या था, चार्ल्स डार्विन ने किया था। ठीक है, अब बात करते हैं लुईस पास्चर। अभी बता रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, लुईस पास्चर ने की थी। अरस्तु कौन है, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के जनक माने जाते हैं। और मेडल कौन है, अनुवांशिकता के जनक माने जाते हैं। तो इतने फैक्ट आप इस क्वेश्चन से याद रखें। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्या कहता है, एडवर्ड जेनर, यानी कि किस रोग से जुड़े हुए हैं, एडवर्ड जेनर किस रोग से जुड़े हुए हैं। तो बताइए क्या हो जाएगा। तो चेचक रोग, एडवर्ड जेनर चेचक रोग से जुड़े हुए हैं। ठीक है, एडवर्ड जेनर को और क्या कहा जाता है, नीचे देखें। जेनर को अक्सर यानी इम्यूनोलॉजी का पिता पूछा जाता है, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी किसे कहा जाता है। तो कौन होगा, तो एडवर्ड जेनर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछा है। ये आपका राजस्थान पुलिस 2018 में पूछा हुआ है, इम्यूनोलॉजी का पिता किसे कहते हैं। कौन याद करता है, बट ये देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो कौन है, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी, इनको इम्यूनोलॉजी का पिता कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इसका क्या हो जाएगा, तो हरगोविंद खुराना यानी कि चिकित्सा विज्ञान में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था, कब, 1968 में, 1968 में मिला था। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार 1968 में मिला था। किसके लिए मिला था, ये देखें,
यह पुरस्कार उन्हें जेनेटिक यानी कि जेनेटिक कोड और प्रोटीन संश्लेषण इसकी भूमिका की व्याख्या यानी कि ये जेनेटिक कोड है और प्रोटीन संश्लेषण किस प्रकार से होता है इनकी भूमिका की जो व्याख्या की थी, इसलिए इनको 1928 में क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था, जो चिकित्सा शास्त्र से संबंध रखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया था लेनक ने किया था। ठीक है, पूछा जाता है स्टेथोस्कोप जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है ध्वनि के, तो आपका सिंपल सा होगा परावर्तन पर कार्य करता है, परावर्तन सिद्धांत पर। ठीक है, परावर्तन सिद्धांत पर काम करता है, ध्वनि के परावर्तन पर काम करता है। ठीक है, जेनर कौन है? एडवर्ड जेनर, अभी बताया था, इम्यूनोलॉजी का फादर कहा जाता है। चेचे के टीके का आविष्कार किया था, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया था, लुई पास्चर रेबीज के टीके का आविष्कार किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? यहाँ से आपको बहुत इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट बताया जाएगा। जीवाणु यानी बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी। और ल्यूवेनहॉक ने किसकी खोज की थी? एक और की थी, जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। और इसका अध्ययन, जीवाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, लुई पास्चर रेबीज के टीके की खोज की थी, जिसे हाइड्रोफीबिया नामक बीमारी होती है, जिसे पानी वगैरह से डर लगता है, ये पूछा जाता। 2018 में आरआरबी ग्रुप डी में पूछा था, यानी कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिससे व्यक्ति को होने पर पानी से डर लगता है? हाइड्रोफोबिया एक होती है फोबिया, एक खाली फोबिया होती है जो बीमारी जो किससे डर लगता है आपको, जैसे किसी चीज़ को देखने पर आपको डर लगता है, उससे कहते हैं फोबिया। एक होता है हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो का मतलब होता है जल, यानी कि जिससे पानी से डर लगता है, हाइड्रोफोबिया कुत्ते के काटने से होती है ये। ठीक है, उसके बाद रॉबर्ट हुक की बात करें तो इसने क्या किया था? 1665 में कोशिका की खोज की थी, वो भी मर्द कोशिका कारक की छाल में। टेरिसोली ने बैरोमीटर का आविष्कार किया था, पता है? ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो इसका राइट क्या हो जाएगा? ल्यूवेनहॉक ने, यानी कि इसका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये नीचे क्या, बैरोमीटर का इसका टेरिसोली ने किया था। वायरस की खोज, अच्छा अभी वायरस की और बात कर लेते हैं। तो वायरस की खोज इवानोवास्की ने की थी, और वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। हाँ, ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। डीएनए संश्लेषण का, यानी जो डीएनए संश्लेषण मतलब यानी कि जो डीएनए किस प्रकार से बन रहा है उसका प्रतिपादन किसने किया था? तो ऑप्शन देखिए किसने किया था। तो इसका किया था आपके कार्नबर्ग ने किया था। किस प्रकार से बन रहा है अगर पूछे डीएनए की खोज किसने की, तो यानी जेम्स वाटसन और क्रिक ने की थी। अब डीएनए के अंदर 4 प्रकार के यानी कि न्यूक्लियोटाइडोन पाया जाता है। एक तो होता है एडिनोन, कौन कौन सा? एक एडिनोन, एक ग्वानिन, एक थाइमिन, एक साइटोसिन। ठीक है, इतने याद रखें। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। डार्विन विकासवाद का सिद्धांत दिया था, अभी बताया था। ठीक है, डीएनए की अगर आपको अगर एक और पूछे, डीएनए की रूप चित्र की खोज, रूप चित्र का मतलब है कि जो डीएनए का आकार होता है सीढ़ी नुमा, घुमावदार सीढ़ी नुमा होता है, उसकी रूप चित्र की अंग्रेजी की किसने खोज की? तो जेम्स वाटसन और क्रिक ने। अगर पूछे यानी कि अगर डीएनए की खोज, अगर सिर्फ पूछे डीएनए की खोज किसने की? जेम्स वाटसन क्रिक ने। और यहाँ पे क्या दे रखा था अपना पसंद क्वेश्चन दे रखा था क्या कि डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? तो कार्नबर्ग ने किया था, ये याद रखे आप। आगे प्रकृति वर्णवाद और विकासवाद का सिद्धांत है, दोनों ही आपको पता ही है, डार्विन ने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। रॉबर्ट हुक ने 1665 में मर्द कोशिका की खोज की थी। और एक होता है हुगो डी ब्रिज, इसने उत्परिवर्तन का जनक किसे कहा जाता है? ये पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उत्परिवर्तन का जनक हुगो डी ब्रिज को कहा जाता है। जो ऑप्शन सी है वो, इसका राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए, प्राकृतिक वर्णवाद से हो गया, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए होगा, चार्ल्स डार्विन। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 9, क्या है? अनुवांशिकता नियम के जन्मदाता, अभी बताया था मेडल। अनुवांशिकता नहीं, मटर के पौधे पर अनुवांशिकता के जन्मदाता मेडल को माना जाता है। चार्ल्स डार्विन अभी बताया, विकासवाद का सिद्धांत, प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनकी पीडियोट्रिक्स निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित है? अध्ययन वाला 1-2 क्वेश्चन तो आपके रेलवे में तो पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि पीडियाट्रिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? तो इसका क्या हो जाएगा? शिशु रोग से। अध्यय का भी बताया था। इसकी अस्थि रोग, अस्थि मतलब जब भी हड्डी की बात आए तो ऑस्टियोमलेशिया,
नहीं, ऑस्टियोलॉजी होगा ना इसका, ऑस्टियोलॉजी होगा, ये देख लेना। हृदय की कार्डियोलॉजी और पीडियोट्रिक्स किसका हो जाएगा, शिशु रोग हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विज्ञान की वह शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है। अच्छा, आपको ये बताना है कि विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसके अंदर न्यूरोलॉजी, यानी कि जिसके अंदर न्यूरोलॉजी अध्ययन करेगा, वो कौन सी शाखा है। तो आ जाएगी आपकी तंत्रिका तंत्र, जिसे स्नायु तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। तंत्रिका तंत्र की बात करें तो मानव की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो तंत्रिका तंत्र। अगर पूछे मानव की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो अंडाणु। अगर पूछे कि सबसे छोटी, सीधी कुछ और मानव वगैरह ना दे, सबसे छोटी कोशिका तो माइकोप्लाज्मा। अगर पूछे सबसे बड़ी कोशिका मानव ने के, यानी कि सिर्फ आपको पूछे, सिर्फ सिर्फ क्या पूछे, सबसे बड़ी कोशिका, तो क्या हो जाएगी, शुतुरमुर्ग का अंडा, यानी कि स्ट्रोच, स्ट्रेच बोलता है ना उसको, स्ट्रोच यानी शुतुरमुर्ग का अंडा। उसके बाद बात करें किसकी, ये तो हो गया सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी यानी कि ऑस्ट्रिच। अच्छा, ऑस्ट्रिच बोलते हैं उसको, ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग का अंडा। और मानव शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका तंत्र, सबसे छोटी कौन सी, शुक्राणु। सबसे बड़ी लंबी तंत्रिका तंत्र सबसे बड़ी पूछे, बड़ी बड़ी बड़ी, ये ध्यान रखें, बड़ी कौन हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी आपके अंडाणु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहते हैं, रेशम पालन क्या कहलाता है। तो सिंपल सा क्या, सेरिकल्चर कहलाता है। एपीकल्चर में किसका किया जाता है, मधुमक्खी पालन का। और पिसिकल्चर में किसका, मछली पालन का। मछली में पूछा जाता है कितने कोष्ठक होते हैं, तो 3 होते हैं, नहीं 2 होते हैं शायद तक, मछली के हृदय में कोष्ठक 2 ही होते हैं। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या दे रखा है। मधुमक्खियों का अध्ययन अभी बताया था मैंने, मधुमक्खियों का अध्ययन क्या कहलाता है, एपीकल्चर कहलाता है। सेरिकल्चर रेशम हो गया, हॉर्टिकल्चर बागवानी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है, जनसंख्या का अध्ययन, ये तो सिंपल सा क्या है, डेमोग्राफी, ठीक है, इससे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है, मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में शैवालों को अध्ययन किया जाता है। नेफ्रोलॉजी में किसका, किडनी का अध्ययन किया जाता है। तो इतने फैक्ट यहाँ से याद रखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। आगे क्या दे रखा है, जंतु और उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को कहते हैं। तो सिंपल सा है, क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अनुवांशिकी लक्षणों तथा उसकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है। अनुवांशिकी लक्षणों, और तो इसका हो जाएगा जेनेटिक्स, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, कोशिका का अध्ययन किया जाता है। कोशिका का, आप ध्यान से सुनिए, आंख बंद करके मैं बता रहा हूँ कुछ अध्ययन। साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन, ठीक है, एक फर्स्ट नंबर कंप्लीट। सेकंड नंबर माइकोलॉजी कवक का अध्ययन, ठीक है। 3 नंबर फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन, ठीक है। उसके बाद किसकी बात करें, पारिस्थितिकी, यानी कि जो जीव जंतु है उसके आसपास के वातावरण का अध्ययन पारिस्थितिकी में किया जाता है। हार्टिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, हार्टिकल्चर में बागवानी का अध्ययन किया जाता है। अगर पेडोलॉजी में पूछे तो मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, यानी मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। और आप देख लेना आगे कुछ आ जाएगा, भी कुछ याद नहीं आ रहा है। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की बाह्य आकृति, हाँ बाह्य आकृति और एवं बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है, कहलाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, मार्फोलॉजी, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आया इक्तियो, यानी कि इक्तियोलॉजी, इसका आगे भी आएगा क्वेश्चन, देख लेना आगे। इक्तियोलॉजी में मछली का, जो मछली और उसके उद्योग है उसका अध्ययन किया जाता है। मछली पालन का नहीं, मछली और उसके उद्योगों का अध्ययन इक्तियोलॉजी कहलाता है। मछली पालन का भी बताया था मैंने, क्या बताया, पिसिकल्चर। मछली तथा उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन ये आ गया, इक्तियोलॉजी कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की भाषा का कीड़े, तो ये किस में अध्ययन किया जाता है, एंटोमोलॉजी में किया जाता है। ऑनर्थियोलॉजी आ गया, ऑनर्थियोलॉजी में किसका, पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन या कीड़ों का अध्ययन कहलाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21, वसागति के नियमों का अध्ययन कहलाता है। वसागति के नियम, तो आपको हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुवांशिकी में किया जाता है। पारिस्थितिकी अभी बता दिया पिछले में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या दे रखा है, कैंसर संबंधी रोग है। अगर आपको इसमें क्या पूछा, कैंसर संबंधी, यहाँ पर ट्यूमर भी आ सकता है, तो क्या किसका अध्ययन, यानी अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसका ऑन्कोलॉजी कहलाता है, ठीक है। न्यूरोलॉजी अभी बताया था, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन कहलाता है।
ऑन्कोलॉजी में कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? घाव का अध्ययन, ऑन्कोलॉजी में तो कैंसर का अध्ययन हो ही गया, घाव का अध्ययन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ट्रेमेटोलॉजी। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, हिस्टोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? हिस्टोलॉजी, हाँ, तो इसका हो जाएगा ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी में किया जाता है। विषाणु का अध्ययन यानी कि वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी में किया जाता है। जीवाणु का बैक्टीरियोलॉजी में किया जाता है। कोशिका का साइटोलॉजी में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जीवाणु की खोज आपको अभी, यानी कि बैक्टीरिया की खोज, जीवाणु की खोज यानी कि बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। इसकी खोज किसने की? इवानोवास्की ने की थी। कोशिका की 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, ऑर्निथोलॉजी में अभी बताया पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। मछली का अभी बता दिया मैंने, पिसिकल्चर। तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये बताएं आप। तितलियों का यानी कि इक्तियोलॉजी अभी बताया था। पक्षी और उस यानी कि सॉरी पक्षी क्या, मछली और उसके उद्योगों का इक्तियोलॉजी में किया जाता है। ऑप्शन सी की बात करते हैं तो इसमें तितलियों का अध्ययन किया जाता है। लेपिटे यानी कि लेपिडेटेरियोलॉजी में तितलियों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। कीड़ों का अध्ययन अभी बताया, कीड़ों और कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या दे रखा है? ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली सुनाई देती है? यह कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है, यानी कि इंपॉर्टेंट लिया गया है। ये आपके LDC 2013 में पूछा था ये क्वेश्चन, तो आप समझे वेरी है। ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली? तारतुए के कारण। तारतुए किस पर निर्भर करता है? ये भी पूछा जाता है, तो आवर्ती पर निर्भर करता है। आपने देखा होगा पूछा जाता है, यानी कि एक शेर और मच्छर की भिनभिनाहट में सबसे ज़्यादा तारतुए किसका होगा? तो किसका होगा? मच्छर का होगा, ठीक है, तो ये याद रखें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? ये तो सिंपल से हवाई जहाज जब उड़ान भरते हैं तब होते हैं। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो ये ध्रुवण की प्रक्रिया केवल प्रकाश में घटित होती है, ये याद रखें, कई बार पूछा है। यह आपके राजस्थान पुलिस 2018 में पूछा था। क्या देर का ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? तो ये रहता है 1/10 सेकंड तक रहता है। 1/10 सेकंड तक मानव के कान में रहता है, ठीक है। और 1/10 आपको पता होगा, हिम पर तैरती हुई बर्फ रहती है, ऊपर तैरती हुई रहती है, ठीक है। और अब ध्वनि की बात करते हैं तो ध्वनि ध्वनि एक क्या अनुदैर्घ्य तरंग है, ठीक है, जिसको चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है। अंतरिक्ष में चल नहीं सकती, यानी कि वैक्यूम में नहीं चल सकती। ध्वनि की चाल सर्वाधिक ठोस में होती है, सबसे कम वायु में होती है। वायु में चाल ध्वनि की कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि कितनी होती है ध्वनि की चाल वायु में कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड या 760 मील प्रति घंटा, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 32, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न कर दी है? तो सिंपल सी बात है, परावर्तन है। यानी कि जो ध्वनि तरंगे हैं किसके कारण? प्रतिध्वनि, जो प्रतिध्वनि का मतलब जो गूंज, वो परावर्तन पर काम करती है। अभी बताया था कि स्टेथोस्कोप जिसके आविष्कार किसने किया? लेनक ने किया था, वो भी परावर्तन पर काम करता है। और ये भी प्रतिध्वनि भी परावर्तन पर ही, यानी कि परावर्तन होगा तभी हमको सुनाई देगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। एक व्यक्ति ने यानी कि एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना होगा? तो 17 मीटर या 56 फीट है, ठीक है। स्टेथोस्कोप अभी पता है परावर्तन पर काम करता है। पास आती हुई रेलगाड़ी डॉपलर प्रभाव है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ आपसे निवेदन है कि लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम मैथ का लेकर आएंगे। नेक्स्ट सेक्शन है जो भी मैथ का आएगा, ठीक है, उसके अंदर मिक्स क्वेश्चन लिया जाएगा। तो आप देखना कितने अटेंड किया आपने। धन्यवाद बस आज के लिए।